बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम अपने आपसे शेयर करते हैं। एक तरफ पूरे पंजाब में मार धाड़ का सिलसिला जारी है, छापे मारे जा रहे हैं, गिरफ्तारियां की जा रही हैं, पुलिस गर्दी, और न सिर्फ पुलिस गर्दी बल्कि अब एक डंडा बरदार फोर्स भी आ गई है और उनको खुला लाइसेंस दे दिया गया है और खुली छुट्टी दे दी गई है कि वो डंडा बरदार फोर्स अपने मुंह छुपाए सादा कपड़ों में जिस घर में चाहें घुस जाएं। और उन्होंने पहली वारदात जो की सादा कपड़ों में मलबूस डंडा बरदार फोर्स ने, वो मखदूम जावेद हाशमी के घर पर की और रात पुलिस ने छापा मारा। उनके दामाद और उनके मुलाजमीन और उनके नवासे को गिरफ्तार किया गया, जबकि दूसरी जानिब दिन की रोशनी में दोबारा छापा मारा गया। डंडा बरदार फोर्स गई और वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने और रहनुमाओं ने भी आना था, मेहरबान कुरैशी ने आना था, लेकिन वो जलसा उल्टा दिया गया। वो इंतखाबी जो एक महदूद उनके घर के अंदर एक गैदरिंग थी, पॉलिटिकल गैदरिंग थी, उसको उल्टा दिया गया, यानी जीरो टॉलरेंस है। क्योंकि मुल्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छुट्टी मिलती है, इलेक्शन लड़ते हैं वो, और मखदूम जावेद हाशमी साहब क्योंकि दस्तबरदार हो चुके हैं पीटीआई के हक में और उनके दामाद पीटीआई के कैंडिडेट हैं, तो अगर वहां पे इलेक्शन होता है तो मुल्तान सारे का सारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गोद में चला जाएगा। इसलिए खौफ व हरास फैलाना, इलेक्शन को चोरी करना एक मंसूबे का हिस्सा है। और इस सिलसिले में मखदूम जावेद हाशमी साहब ने एक बार फिर ऐलान किया है कि वो अब खुलकर आएंगे और खुलकर इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा लेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो वोट मांगेंगे इमरान खान के लिए, क्योंकि इमरान खान वाकईतन वो कहते हैं जेन्युइन आदमी है और जेन्युइन लीडर ही के तौर पे, और उन्होंने माजी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ दी थी। तो उस वक्त भी मैंने यही कहा था कि मखदूम जावेद हाशमी साहब ने अपने सारे कैरियर को गारत कर दिया है, लेकिन बहरहाल अब वो वापस आ चुके हैं। अब आते हैं जी, जरा अडयाला जेल लेकर चलते हैं क्योंकि वहां पे बहुत कुछ हो रहा है। और अडयाला जेल से साइफर केस, जिसको एक मास्टर केस के तौर पे लिया जा रहा है, और वहां पे सेक्रेटरी खारजा सोहेल महमूद साहब का स्टेटमेंट है, उसका रिटर्न स्टेटमेंट वो आ चुका है। जो उन्होंने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाया था उसकी रिटर्न तहरीरी शक्ल उसकी आ चुकी है। और उन्होंने, क्योंकि ये एक पहले तो होता है जो रिपोर्ट किया जाता है, लेकिन अब ये तहरीरी शक्ल एक डॉक्यूमेंट की सूरत में है, उसमें बहुत सारी चीजें उन्होंने बता दी हैं। पहले तो ये कहा था कि साइफर कुछ है ही नहीं, साइफर बकवास है, साइफर एक अफसाना है, लेकिन अब उसी अफसाने को हकीकत के तौर पे खुद हुकूमत जो है, सरकार, उसने दुरुस्त मानते हुए अब उसमें इमरान खान साहब को कभी सजाए मौत और कभी कुछ सुनाने की कोशिश की जा रही है। और शाह महमूद कुरैशी साहब भी उसके साथ हैं, वजीर खारजा भी और वजीर आजम भी। ये है हमारे सिस्टम का हाल। वो कहते हैं जी, 8 मार्च 2022 को वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफीर से टेलीफोनिक रब्ता हुआ। सफीर ने अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बराए साउथ और सेंट्रल एशिया से मुलाकात का बताया। दो तीन बातें इसमें इंपॉर्टेंट है जी इस में, और वो है कि सफीर ने मामले की हसासियत से मुताल्लिक बताया, सोहेल साहब ने बताया, क्योंकि मामला हसास था, यही इमरान खान साहब ने कहा, यही कौमी सलामती कमेटी कह रही है। सफीर ने कहा कि इस बातचीत के हवाले से वजारत खारजा को साइफर टेलीग्राम भिजवाया है। ठीक है जी। इस मुलाकात में सफीर के साथ डिप्टी हाई कमीशन और डिफेंस अताशी ब्रिगेडियर साहब भी शामिल थे। सेक्रेटरी साहब कहते हैं जी कि मैंने अपने दफ्तर जाकर साइफर टेलीग्राम की कॉपी वसूल की। मैंने इस साइफर टेलीग्राम को कैटेगराइज किया कि सर्कुलेशन नहीं करनी, सिर्फ सेक्रेटरी खारजा के लिए है। ये सोहेल साहब ने कहा कि ये सिर्फ सेक्रेटरी खारजा के लिए है और उन्होंने ये फैसला अज खुद किया। मैंने हिदायत के साथ साइफर टेलीग्राम की कॉपी की तकसीम की मंजूरी दी और साइफर की कॉपी एसपीएम को सरबमोहर लिफाफे में भिजवाने की हिदायत की। और उसके बाद उन्होंने कहा कि सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर, एसपीएम से मुराद है सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर आजम खान साहब। 27 मार्च 2022 को जलसा में साबिक वजीर आजम इमरान खान ने एक खत लहराया और 28 मार्च को मुझे एडिशनल सेक्रेटरी अमरीका की जानिब से इंटरनल नोट मौसूल हुआ। मुझे एडिशनल सेक्रेटरी अमरीका की तरफ से इंटरनल नोट मौसूल हुआ। नोट में कहा गया था कि अमरीकी हुकाम ने वजीर आज़म इमरान खान की पब्लिक स्टेटमेंट पर तशवीश का इजहार किया है, यानी अमरीका सरकार उस पर नाराज हुई जो उन्होंने पब्लिक में उन्होंने इमरान खान साहब ने इस सारी कॉन्स्पिरेसी को डिस्क्लोज किया। मैंने उस नोट को उस वक्त के वजीर खारजा को भेजते हुए मशवरा दिया कि अमरीका से मुंसलिक रहना समझदारी होगी। इस मशवरा का मकसद अहम मुल्क के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात का तहफ़्फ़ुज़ और सीक्रेट कम्युनिकेशन अवामी सतह पर बहस से गुरेज करना था। और 29 मार्च 2022 को मुझे मुलाकात के लिए बनी गाला बुलाया गया, जो पहले से तयशुदा मीटिंग नहीं थी और मुख्तसर नोट पर बुलाई गई थी। इस मीटिंग में साबिक वजीर आजम
کے علاوہ وزیر اعظم شاہ محمود قریشی اور اعظم خان بھی موجود تھے۔ مجھے سائفر ٹیلی گرام پڑھنے کا کہا گیا۔ سائفر پڑھنے کے دوران شرکا نے یو ایس اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ اور واشنگٹن میں پاکستانی سفیر کے درمیان ہونے والی بات چیت پر کمنٹس کیے۔ بنی گالہ ہونے والی میٹنگ مختصر تھی جو بغیر کسی نتیجے کے ختم ہوئی۔ میں سائفر ٹیلی گرام کاپی اپنے ساتھ لے گیا۔ سہیل صاحب نے کہا کہ میں اپنی کاپی ساتھ لے گیا، یعنی کہ بنی گالہ میں نہیں چھوڑی۔ سائفر محفوظ رکھنے کے لیے ڈائریکٹر ایف ایس او کے حوالے کر دی اور واپس انہوں نے کہا کہ ان کے حوالے کر دی۔ مجھے اس میٹنگ کے منٹس تیار کرنے کا نہیں کہا گیا، سہیل محمود صاحب نے کہا۔ اور 8 اپریل 2022 کو کابینہ کی میٹنگ ہوئی جس میں سیکرٹری کابینہ، سیکرٹری قانون اور انصاف اور میں بطور سیکرٹری خارجہ موجود تھے۔ میٹنگ میں اپنے خیالات شیئر کرنے کا کہا گیا۔ میں نے اپنی بریفنگ میں سائفر ٹیلی گرام کی ڈی کلاسیفیکیشن، سائفر سیکورٹی گائیڈ لائنز، قانونی پوزیشن اور خارجہ پالیسی کے مضمرات کے حوالے سے بریف کیا۔ میں نے بتایا کہ سائفر گائیڈ لائنز سائفر ٹیلی گرام کو صرف مجاز افراد کے ساتھ شیئر کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ بتایا کہ ماضی میں سائفر ٹیلی گرام کی ڈی کلاسیفیکیشن کی کوئی مثال نہیں ہے۔ میں نے یہ بھی بتایا کہ سائفر کی ڈی کلاسیفیکیشن سے سفارتی مشن کے کام پر اثر پڑتا ہے کیونکہ اس سے امریکہ اور کچھ دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات متاثر ہو سکتے ہیں۔ میٹنگ کے بعد فیصلہ ہوا کہ پارلیمنٹ کے ان کیمرہ اجلاس میں سائفر کی صداقت اور نمایاں خصوصیات کے حوالے بریفنگ دی جائے گی۔ اس دوران 29 ستمبر 2022 کو وزارت خارجہ سے ریٹائر ہوگا۔ اس وقت تک ایس پی ایم سے سائفر کاپی وزارت خارجہ کو واپس موصول نہیں ہوئی۔ ایس پی ایم سے تو یہ انہوں نے سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروا دیا اور انہوں نے بتا دیا کہ امریکہ اس پر ناراض تھا اور امریکہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کو ڈسکلوز کیا جائے اور اس کو پبلک میں ڈسکس کیا جائے، لہٰذا انہوں نے بھی وہی مشورہ دیا جو امریکہ نے کہا، وہی مشورہ سیکرٹری خارجہ نے پرائم منسٹر کو دیا۔ لیکن پرائم منسٹر یہ معاملہ جب قومی سلامتی کمیٹی میں چلا گیا، ہائیسٹ فورم پہ چلا گیا اور اس کے بعد پھر یہ چیز اوپن ہوئی اور وہ ساری آپ کے علم ہے 2 قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس۔ تو لہٰذا یہ تو ہے سائفر کیس کی کہانی جو کہ سیکرٹری خارجہ کا اس وقت کا سٹیٹمنٹ آ گیا ہے۔ اب آتے ہیں جی آگے کچھ اور خبریں ہیں جو کہ اڈیالہ جیل سے ہی متعلق ہیں۔ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ 190 ملین پاؤنڈ یعنی کہ القادر ٹرسٹ کا مقدمہ تھا اور جج محمد بشیر نے سماعت کی ہے۔ نیب ڈپٹی پروسیکیوٹر اور دیگر وکلا جو ہیں وہ موجود تھے، عرفان بھولا بھی موجود تھے، سہیل عارف بھی موجود تھے، بیرسٹر علی ظفر، سلمان صفدر، سکندر ذوالقرنین، عثمان دوگل پیش ہوئے اور آج القادر ٹرسٹ کی فرد جرم عائد ہونا تھی لیکن بشرا بی بی جو ہیں وہ حاضر نہیں ہوئیں اور باوجود انہوں نے اپنی حاضری سے استثناء کی درخواست دی اور وکیل جو سرکاری وکیل تھے انہوں نے کہا جی یہ جان بوجھ کر کیا جا رہا ہے، ہمارے کیسز زیادہ اور وکیل کم ہے۔ وکیل سلمان صفدر صاحب نے کہا وکیل صفائی کی جانب سے منگل تک سماعت ملتوی کرنے کی استداد کی گئی، یعنی کہ عمران خان صاحب کے وکلا نے سماعت جو ہے وہ منگل تک ملتوی کرنے کی درخواست دے دی اور سلمان صفدر صاحب سکندر ذوالقرنین آئندہ سماعت پر وکالت نامے جمع کرائیں گے۔ عدالت نے سماعت 27 جنوری تک بالکل ملتوی کر دی اور القادر ٹرسٹ میں فرد جرم کی کارروائی آگے نہ بڑھ سکی اور مؤخر کر دی گئی۔ 30 جنوری تک القادر ٹرسٹ جو ہے اس ریفرنس کی سماعت اب 30 جنوری تک ہوگی جی۔ توشہ خانہ 27 جنوری، القادر ٹرسٹ 30 جنوری، یہ ہوا ہے آج کی صورتحال۔ اور بیرسٹر علی ظفر صاحب نے بتایا کہ جی باہر نکل کے انہوں نے ساری کارروائی بتائی اور انہوں نے کہا جی اوپن کیس ہونے کے باوجود میڈیا نمائندوں کو عدالت میں نہیں آنے دیا گیا اور میڈیا کے نمائندوں کو الگ کمرے میں بٹھایا گیا۔ ہر ایک کو لیول پلینگ فیلڈ دینا آئین کا تقاضا ہے اور بانی عمران خان کی پوری توجہ الیکشن کمیشن پر ہے اور عوام بھرپور طریقے سے اپنے ووٹ کا حق استعمال کریں، انہوں نے زور دیا۔ اور عمران خان صاحب کی پوری توجہ الیکشن پر ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ 8 فروری کو بھرپور طریقے سے ووٹر باہر نکلے اور اپنا ووٹ کاسٹ کرے اور بھرپور طریقے سے ووٹ کا حق استعمال کریں اور عمران خان چاہتے ہیں کہ پوری طرح الیکشن مہم چلانے کی اجازت پاکستان تحریک انصاف کو ملنی چاہیے اور عمران خان نے یہ بھی کہا ہے کہ امیدواروں سے درخواست کیا کہ اتوار کو آزادانہ طور پر الیکشن کمپین پہ نکلیں اور بتائیں اور اگر ان پہ سختیاں آتی ہیں تو ظاہر ہے وہ پھر میڈیا رپورٹ کرے گا، لوکل نہیں کرے گا تو بین الاقوامی ذرائع ابلاغ آ جائیں گے، وہ کریں گے۔ جو ہمارے نمائندے ہیں عوام خود ان کے پاس آ رہے ہیں۔ بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ یہ الیکشن نہیں سلیکشن ہے، اس سلیکشن کو الیکشن میں تبدیل کرنا ہے اور سلیکشن کو الیکشن میں تبدیل کرنا صرف عوام کر سکتے ہیں، ووٹ زیادہ سے زیادہ ڈالیں اور ووٹ کے حق کو استعمال کریں۔ سماعت کے دوران صحافیوں کو جہاں بٹھایا گیا وہاں آواز نہیں آ رہی تھی، یہ بیرسٹر علی ظفر صاحب نے کہا۔
गैज़ व ग़ज़ब रियासत का, हुकूमत का, हुकूमती इदारों का बदस्तूर जारी है जी। और शाह महमूद कुरैशी साहब के घर पर पुलिस ने छापा मारा है, जावेद हाशमी साहब के घर पर छापा मारा है, और शाह महमूद कुरैशी साहब के घर पर छापा मारा है, और शाह महमूद कुरैशी साहब के घर में मौजूद 3 मुलाजमीन को हिरासत में लिया है, ये भी हो चुका है। और इसी तरीके से सरगोदा में एक वारदात की गई है, और सरगोदा में पूरे का पूरा खानदान जो चीमा फैमिली है उन सबको दस्तबरदार करवा दिया गया है इलेक्शन से, और ये सब कुछ लाडले के लिए किया जा रहा है जी, और लाडले के हक में, ताकि लाडला को फायदा पहुंचे, क्योंकि चीमा फैमिली सरगोदा की बहुत मुअस्सर तगड़ी फैमिली थी। और इनमें जो उम्मीदवारान जो दस्तबरदार हुए, उम्मीदवार कौमी असम्बली NA 85 आमिर सुल्तान चीमा साहब दस्तबरदार करवाए गए हैं। PP 74 से चौधरी मुनीब सुल्तान चीमा को दस्तबरदार करवाया गया है। PP 77 से चौधरी फैसल फारूक चीमा को दस्तबरदार करवाया गया है, और PP 78 से चौधरी फैसल जावेद घुमन को इलेक्शन से दस्तबरदार करवाया गया है। और उन्होंने कहा है कि जी हम इज्जत और एहतराम को मद्देनजर रखते हुए, अपनी जान माल आबरू को महफूज रखते हुए हम इलेक्शन से दस्तबरदार हो रहे हैं, क्योंकि हम ये समझते हैं कि ये जो इलेक्शन हो रहा है ये बिल्कुल एक अनोखी नौइयत का हो रहा है, और इसलिए हम इसमें हिस्सा लेना नहीं चाहते, लिहाजा वो इस सारे प्रोसेस से अलग हो गए हैं, और ये सारे का सारा मामला अब यहाँ से निकलता जा रहा है। दूसरी जानिब एक जो खबर आई है वो है ये इमरान खान साहब के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मियां वालिद से, और वह सनाउल्लाह मस्ती खेल, उनके कागजात रिजेक्ट कर दिए गए थे, और उनके कागजात हाई कोर्ट से भी रिजेक्ट हो गए, तो वो आज पहुंचे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से उनको मिला है रिलीफ, और वो हो गए हैं अहल, उनके कागजात नामजदगी मंजूर, और उनको इलेक्शन लड़ने की मिल गई है इजाज़त। और ये बेंच 1 में ये मुआवजा हुआ है चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की अदालत में, ये कमरा अदालत नंबर 1 में मुआवजा हुआ है। सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब जो हैं वो इलेक्शन लड़ने के अहल करार पा गए हैं, और बहुत ही खुश खुर्रम वो आज लौटे हैं, और उन्होंने भी इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी है। तो ये हैं अब तक की इत्तलाआत जी। दूसरी जानिब एबटाबाद में भी मारधाड़ का सिलसिला शुरू हुआ है। एबटाबाद में NA 16 से उम्मीदवार थे सरदार मेहताब अहमद खान के चीफ सपोर्टर डॉक्टर जहांगीर को 3 MPO के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है, और डॉक्टर जहांगीर कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन पाकिस्तान के मेंबर भी हैं, और ये भी लाडला कंपनी के लिए किया गया है खास एहतमाम। और एबटाबाद PK 42 से PTI के नामजद उम्मीदवार नजीर अब्बासी को एंटी करप्शन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, और एंटी करप्शन ने गैर कानूनी भर्तियों का इल्जाम लगाया है, लिहाजा ये भी हो गया है जनाब। और डॉक्टर जहांगीर की मीरपुर पुलिस की जानिब से गिरफ्तारी इस पे जो है लोगों ने एहतजाज किया है, और एबटाबाद पुलिस ने मुवक्कफ देने से इनकार कर दिया है। ये एक सिलसिला चल रहा है, वही गुंडागर्दी, फाशिस्ट सोच, सब कुछ हो रहा है। ये जनाब वाला अब आप खुद फैसला करें कि ये कैसे इलेक्शन हो रहे हैं। बाकी इंशाल्लाह अगले व्लॉग में इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।